जय श्री कृष्णा बच्चों। बोलिए, फिजिक्स आसान लग रही है कि टफ? 101% आसान लग रही होगी, बशर्ते आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए होंगे। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि फिजिक्स का प्रत्येक टॉपिक एक रिलेशन लेकर चलता है, जिसे कोरिलेशन कहते हैं। इसका वास्तविकता में अर्थ क्या है? जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, फिजिक्स फर्स्ट में आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाने वाला हूं। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग आपको तभी समझ में आएंगे, इससे पहले आप विद्युत फ्लक्स, जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं, गॉस लॉ मतलब गाउस का नियम, ये आप भली भांति ढंग से समझ चुके होंगे। तो ओके, तभी आप गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप प्रीवियस लेक्चरों को देखना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो देखो बेटा, गॉस लॉ क्या होता है, एक बार मैं उसको रिवाइज करा दूं। गॉस लॉ होता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये गाउस का नियम है। ठीक है ना, इसको हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। देखो, जो विद्युत फ्लक्स है फाई, वो क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन किस किस पर डिपेंड करता है? ई वेक्टर पर, डी वेक्टर पर, और इनके बीच का जो कोण है उस पर भी डिपेंड करता है, आवेश पर। और ये तो गॉस का नियम देता है ना डायरेक्ट रिलेशन आवेश और एप्सिलॉन नॉट पर। अब यहां पर एक बात आती है कि गाउस का नियम कब लगता है, ठीक है ना, कौन सी कंडीशनों में ये अप्लाई होता है। तो देखो जरा इसको, गाउस का नियम बेटा हमेशा हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लगेगा, बंद पृष्ठ के लिए लगता है हमेशा। उस बंद, जो भी आपने बंद पृष्ठ लिया है ना, वो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश परिबद्ध होने चाहिए। उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऐसे बंद होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? इस प्रकार से बंद होना चाहिए, तभी आपका गाउस का नियम लग पाएगा। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर गाउसियन पृष्ठ किस आकृति का लेना है? बेटा आप किसी भी आकृति का ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि फाई का मान आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पिछली क्लास में पढ़ाया है ना, याद आ गया? आकार आकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। तो सर टेंशन किस बात की? देखो ध्यान रखना, यहां पर जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है ना, उसमें अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने वाले हैं। अपन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको ज्ञात करना है इस गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में। हम ई का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी इस बंद पृष्ठ के लिए। ध्यान रखना, वो क्या क्या याद रखनी है बेटा? नंबर एक, जो भी आप बंद पृष्ठ ले रहे हो उस पर ध्यान रखना कि ई का मान उसके एवरी पॉइंट पर, उस बंद पृष्ठ पर एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, यह ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात,
ई वेक्टर और डीए वेक्टर का बीच का जो कोण है वो कैसा होना चाहिए? या तो बेटा 0 डिग्री होना चाहिए। किसके बीच का कोण? ई वेक्टर और डीए वेक्टर का बीच का जो कोण बनेगा ना, उस पृष्ठ पर, उस बंद पृष्ठ पर वो कैसा होना चाहिए? या तो 0 हो। 0 होगा तो मतलब क्या होगा? इसका मीन्स होगा कि ई वेक्टर पैरेलल टू डीए वेक्टर। ओके। या बेटा थीटा इक्वल टू कैसा होना चाहिए? उस बंद पृष्ठ पर, उस बंद पृष्ठ पर, जो बंद पृष्ठ हमने कल्पना की है उस पर थीटा 90 होना चाहिए। मतलब किस किस के बीच का एंगल? ई वेक्टर और डीए वेक्टर। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ई वेक्टर परपेंडिकुलर डीए वेक्टर। ये दोनों बातों को आपने ध्यान में रख लिया तो कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि पलक झपकते आपका आंसर मिल जाएगा। ओके। अब आप कहोगे सर आपने तो ये बोला था कि विद्युत फ्लक्स का मान आकार आकृति पर डिपेंड ही नहीं करता है। बिल्कुल बोला था, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको। अगर मैंने इन दोनों बातों को फॉलो नहीं किया, इन दोनों बातों को ध्यान में नहीं रखा, तो कैलकुलेशन इतनी टफ होने वाली है कि आप उलझ जाओगे। ठीक है ना? इसलिए कैलकुलेशन तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस कैलकुलेशन करते समय खुद ही उलझ जाओगे। तो अपन ऐसा काम क्यों करें जो खुद ही उलझ जाएं? एक इजी पाथ से क्यों ना चलें? जब हमको पता है पहले से कि इजी पाथ ऐसा है, इसको फॉलो करो और कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाली है। इसलिए हम इन दोनों बातों को फॉलो करते हुए उस बंद पृष्ठ की क्या करते हैं? रचना कर देते हैं। ओके। उस बंद पृष्ठ की क्या कर लेते हैं? रचना। उसी बंद पृष्ठ को आप ये भी कह सकते हो गाउसियन पृष्ठ। क्या कह सकते हो बेटा? गाउसियन पृष्ठ भी कह सकते हो। ओके। तो ध्यान रखना बेटा, अब हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं तो उनमें आपको 2 बातों को फॉलो करना है। जहां पर भी आवेश का जो सतत आवेश वितरण है, उस सतत आवेश वितरण के लिए गाउस का नियम लगाने के लिए 2 बातों को याद रखना पड़ेगा। उस गाउसियन पृष्ठ पर या उस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई की वैल्यू एक समान होनी चाहिए। ठीक है ना? कांस्टेंट होनी चाहिए। एक ही बात है। ओके। दूसरी बात, जो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का जो कोण ले रहे हैं, ठीक है ना, वो या तो बेटा 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी और इसकी सहायता से हम ई की वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये लेक्चर सबसे पहले समझना बहुत ही जरूरी है। ओके। अब अपन चलते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहां पर जैसे बात आती है कि सर गाउसियन पृष्ठ आप कौन कौन सी आकृति का लेना चाहते हो, तो उसको भी मैं बता देता हूं आपको। सुविधा अनुसार जिस पर ए की वैल्यू नियत हो, ए की वैल्यू क्या हो बेटा? कांस्टेंट हो, पहली बात। ठीक है ना? दूसरी बात, थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो या फिर थीटा इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप या तो गाउसियन पृष्ठ आप गोलाकार आकृति का ले सकते हो। अच्छा, आप ध्यान रखना, जो भी आप गाउसियन पृष्ठ लेने जा रहे हो, कल्पना कर रहे हो, वो बेटा किस में लेना है आपको? 3D में। ये ध्यान रखना। ओके। किस में पसंद करना है? 3D में होना चाहिए। ठीक। आप गोलाकार ले सकते हो, आकृति बता रहा हूं आपको, या बेलनाकार ले सकते हो।
ठीक है ना, या आप घनाकार ले सकते हो, ये घनाकार आकृति हो गई, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इन पर जब आप 3 आकृति सेलेक्ट करोगे ना तो हर कंडीशन में ये दोनों नियम फॉलो होंगे और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता दूं, आगे तो हमको पढ़ना ही है डिटेल से। अगर आपने गोलाकार पृष्ठ लिया है, गोलाकार पृष्ठ लिया है तो सीधी सी बात है, इसको लिया क्यों? आवेश को परिबद्ध करने के लिए लिया। क्यों? आवेश को परिबद्ध करने के लिए। तो माना आवेश कहां है? इसके अंदर स्थित है, ये प्लस क्यू आवेश। क्या हो गया ये बताओ? परिबद्ध हो गया, हो गया ना। अच्छा, अब इस पर क्या करें बेटा अपन? यहां से अब ये गाउसियन पृष्ठ हो गया हमारा, लिख देता हूं मैं गाउसियन पृष्ठ। अब गाउसियन पृष्ठ की देखो, यहां से आप दूरी देखो, जो डिस्टेंस ये है, क्या वो डिस्टेंस ये होगी? बिल्कुल होगी। जब ये डिस्टेंस इतनी है, यहां से यहां तक है, वही डिस्टेंस ये है, तो जो विद्युत क्षेत्र यहां होगा वही विद्युत क्षेत्र यहां होगा, होगा ना। वही विद्युत क्षेत्र यहां होगा, वही विद्युत क्षेत्र यहां होगा। तो बताओ ई की वैल्यू कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई? 100% होगी, होगी ना। ये नियम का पालन हो रहा है गोलाकार में। अब थीटा की बात करें। थीटा की बात करें जरा, तो यहां पर क्षेत्रफल लो आप, ये क्षेत्रफल ले लिया। क्षेत्रफल की दिशा कैसे होती है? पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है ना। ये देखो डी वेक्टर हो गया। अच्छा, ई वेक्टर की धनावेश से कैसे होता है बेटा विद्युत क्षेत्र? परे दूर दिशा में ई वेक्टर। तो थीटा क्या होगा बताओ? 0 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा बताओ? तो दोनों चीज हमारी। अच्छा, यहां पर देख लो आप, अल्पांश ले लिया। बताओ बेटा, ढंग से समझना है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। और इस लेक्चर को तो आपको 4 नंबर अगर लेके आने हैं ना, इस लेक्चर नंबर 8 को तो बार बार देखना आप, इसको पढ़ने से पहले, अनुप्रयोगों को पढ़ने से पहले, ठीक है ना। यहां पर देखें जरा, डी वेक्टर की दिशा बताओ, इधर होगी, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। क्योंकि जो ये सरफेस है वो 3D में है, बंद है, तो अंदर तो ऑब्जर्वर होगा नहीं इसके, तो दिशा को कहां से देखूंगा मैं? क्षेत्रफल की दिशा को, अंदर तो है नहीं, कहां से देखेंगे? बाहर से। तो बाहर यहां होगा, तो डीए की दिशा इधर होगी। धनावेश है दूर दिशा में, जहां आप कल्पना कर रहे हो, ई वेक्टर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया ना। तो मैं 100% कह सकता हूं कि गोलाकार गाउसियन पृष्ठ पर हमेशा ई भी कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा बेटा। और थीटा की वैल्यू हमेशा हमेशा 0 डिग्री होगी, अर्थात ई वेक्टर पैरेलल टू डी वेक्टर। क्लियर? कोई डाउट नहीं है, ढंग से समझ लेना। कौन से पृष्ठ के लिए बेटा? गोलाकार पृष्ठ के लिए, ठीक है ना। अब बात आती है सर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की। इस जो ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है ना, वो 2 आकृतियों से मिलकर बना है। ये केवल एक ही आकृति से मिलकर बना हुआ था पूरा, देख लो आप। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये 2 आकृतियों से मिलकर बना है। वो कौन कौन सी आकृति हैं? जरा इसको मैं डिटेल से समझा दूं आपको। एक तो ये आकृति हुई बेटा इसकी वक्र भाग हो गया, वक्राकार, जिसे कर्व भाग कहते हैं। और ये हो गया बेटा वृत्ताकार भाग। तो ये 2 आकृतियों से मिलकर बना है, एक तो वक्राकार और दूसरा
वृत्ताकार भाग। ठीक है ना, इतनी डिटेल से आपको समझा रहा हूं, गाउस के नियमों को कोई नहीं समझा सकता। ओके, डायरेक्ट गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाते हैं लोग, मैं आपको एक एक चीज डिटेल से समझा रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 8 को देखना ना भूलें, आपको यदि 4 नंबर लेकर आने हैं तो। ओके, तो देखो बेटा, अब इनकी अपन कल्पना कर ले। ये देखो, ये हो गया खाली कौन सा भाग, वक्राकार भाग, और वृत्ताकार भाग ये हो गया। ओके, अब देखो, जब मैं इसकी बात करूं, ये अब 2D में है दोनों, पहले 3D में लिया था, इसको तोड़ लिया, अलग अलग कर लिया। जैसे आप ये देखो, ये सिलेंडर है, ठीक है ना, सेम ये वही गाउसियन पृष्ठ है जो मैंने ये बता रहा हूं, ये 3D में है आपका, ये वही वृत्ताकार भाग। ओके, कौन सा भाग बेटा, वृत्ताकार, और ये कौन सा है, कर्व भाग है इसका, वक्राकार भाग। तो ये 2 पृष्ठों से मिलकर बना होगा, समझ में आ गई ना। अच्छा, अब देखो इसको, आप इस पर कैसे लोगे। मान लो यहां आवेश रखा हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश इस जगह पर रखा हुआ है। ओके, इस जगह पर प्लस क्यू आवेश है। तो जरा ध्यान रखना, इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस वक्राकार भाग पर। तो कैसे करूंगा, धन आवेश से पहले तो आप ये देखो कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, यहां पर अगर मैं ज्ञात करना चाहूं तो धनावेश से कैसे होगी, परे होगी, ऐसे होगी, ऊपर की होगी। और डीए वेक्टर की दिशा भी कैसे होगी, ऊपर ही होगी, 100% होगी। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर यह धनावेश यहां रखा ना हो, अगर यह धनावेश मेरा ऐसे रखा हो बेटा, इस जगह पर रखा हो, यहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये धनावेश कहां रखा हुआ है मेरा, इस जगह पर है। अब देखो, जब इस जगह पर रखा है तो अब कैसे निकालें, तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे होगा, परे दिशा में। या आप ऐसे कह लो, आप ऐसे मत समझो इसको, एक क्षण है, क्या है, एक क्षण, जैसे आपको बताई थी ना रेखीय आवेश वितरण में, ये धनावेश क्षण है। ओके, वो ऐसे रखी हुई है यहां पर, इस प्रकार से, इस प्रकार से रखी हुई है। क्लियर। तो इस धनावेश के कारण मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इस बिंदु पर, इसके कारण मुझे यहां ज्ञात करना है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एप्लीकेशन से नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। तो यहां पर जब मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा तो जरा देखें, मुझे इस जो वक्राकार भाग है इस पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, अल्पांश लेना पड़ेगा। पहले ये अल्पांश ले लिया, अल्पांश लेने पर इस अल्पांश की डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की ओर होगी, डीए वेक्टर, राइट। ई वेक्टर है, अच्छा धनावेश क्षण है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, परे होगा, ऐसे होगा, ई वेक्टर। तो बताओ थीटा क्या होगा, 90 होगा। अरे होगा नहीं होगा, बताओ, 100% होगा, 90 होगा ना। तो देखो दोनों बातों का, इस बिंदु पर ई कैसा है, कैसा है, या जगह पे ई कांस्टेंट है, और डीए कैसा है, तो थीटा क्या है, 90। तो इस प्रकार से मैं आपको बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा और बताता रहूंगा आपको कि गाउस के नियमों का अनुप्रयोग कैसे कैसे अपन को गाउसियन पृष्ठ को उसमें यूज करना है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि गाउसियन पृष्ठ जब भी आप कंसीडर कर रहे हो तो उस पर 2 बातें फॉलो होनी चाहिए। आवेश का वितरण सतत होना चाहिए, ठीक है ना। तो सतत आवेश वितरण के लिए है ये सब कुछ। तो सतत आवेश वितरण में क्या होना चाहिए, ई की वैल्यू उस गाउसियन पृष्ठ के एनी पॉइंट पर कांस्टेंट हो और थीटा की वैल्यू 0 या 90 हो। ओके, इसको ढंग से समझ लेना। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।